लास्ट क्लास में देखो बात की थी बेटा सप्लाई, है ना, हमने सप्लाई यस तो हमने लास्ट क्लास में सप्लाई के बारे में बात की थी और सप्लाई का सेक्शन हमने आइडेंटिफाई किया था सेक्शन 7, है ना, सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 किसको डिफाइन करता है? सप्लाई को डिफाइन करता है। और हमने बात की कि यस गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमने बात की कि अगर सप्लाई सेक्शन 7(1)(a) है ना, पहला सेक्शन हमने कल बात की थी सेक्शन 7(1)(a) है ना, और अगर हम सेक्शन 7(1)(a) की बात करें तो इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। तो ये जो सेक्शन 7(1)(a) है इसका दायरा बहुत बड़ा है एंड इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई का मतलब आप कोई भी फॉर्म की बात करिए, इट मे बी सेल, इट मे बी ट्रांसफर, इट मे बी बार्टर, एक्सचेंज, डिस्पोजल, रेंटल, लीज, लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का फॉर्मेट हो, लेकिन अगर उस एक्टिविटी के साथ 5 पैरामीटर पूरे हुए तो हम उसे क्या कहेंगे? सप्लाई। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 7(1)(a) है ना, ये किसके जैसा है? इच्छाधारी नागिन, समझते? इच्छाधारी नागिन की क्या खास बात होती है ना, वो आपके सामने किसी भी फॉर्म में आ सकती है, लेकिन नागिन तो नागिन होती है। तो ये जो सेक्शन 7(1)(a) की सप्लाई है, ये इच्छाधारी नागिन है। ये कैसा भी फॉर्मेट ले सकती है, आपके सामने किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसके साथ 5 पैरामीटर पूरे होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे, नया सेक्शन आज हम शुरू करेंगे और आज का हमारा सेक्शन है सेक्शन 7(1)(b) ना, सेक्शन 7(1)(b). तो फेस टू फेस आने वालों में स्टिल समवन इज आउटसाइड और सेक्शन 7(1)(b). मैंने आपको ये बोला था कि जब भी हम सप्लाई की बात करेंगे या तो वो 7(1)(a) की सप्लाई होनी चाहिए या 7(1)(b) की या 7(1)(c) की। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(b). ठीक है, इट इज अ सप्लाई प्लस 4, इसे हम कहते हैं सप्लाई प्लस 4। ठीक है, सप्लाई प्लस 4 क्यों कहते हैं? ये क्या है? दिस इज अ दिस इज अ एक्सेप्शन ऑफ बिजनेस पैरामीटर। शिवानी आपकी नई पड़ोसन भी गई क्या आज? ये एक और नहीं आ गई? अच्छा, तो सप्लाई प्लस 4 इट इज अ एक्सेप्शन ऑफ बिजनेस पैरामीटर। ये बिजनेस पैरामीटर का एक्सेप्शन है। बिजनेस पैरामीटर का एक्सेप्शन है, इसका मतलब यहां पे बाकी सब पैरामीटर पूरे होंगे, ठीक है, बट नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहां पे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का क्राइटेरिया नहीं देखेंगे, राइट? ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसको कैसे, इतना नोट करिए 7(1)(b), उसके नीचे सलोनी फोन जस्ट रख दीजिए उसको इसमें, अभी तो शुरू ही किया है ना।
उस दिन नहीं, मैंने तो कुछ नहीं अभी तो शुरू किया है ना, तो जो बताने वाली थी वो बताऊंगी। आप 12 मिनट लेट हैं। 5 मिनट। हाँ, वो ऐसा लिखा होता है ना, ट्रेन में अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, है ना। तो जिंदगी में अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करें। नहीं तो हैव सम, हाँ, हैव सम रेडी टू ईट स्नैक्स विद यू। हाँ हाँ, अभी पढ़ा रही हूँ तो बैठो बैठो, पढ़ता रही, है ना। और आपको नहीं पता है रेडी टू ईट स्नैक्स क्या होते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी। कैंटीन खुलवा है, यही बचा है, कैंटीन खोलें। है ना, थोड़ा सा फ्लो टूटता है ना, पहले का रिवीजन मिस करते हैं। ओके, तो चलिए, सप्लाई प्लस 4 एक्सेप्शंस ऑफ बिजनेस पैरामीटर। तो जब हम सप्लाई प्लस 4 की बात करते हैं, यहां पर सारे पैरामीटर पूरे होंगे, बट जो सप्लाई है वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होगी। ठीक है, तो जो सेक्शन 7(1)(a) है वो आम है, खाने वाला नहीं, यूजुअल जनरल आम है। यूजुअली जो सप्लाई होती है वो 7(1)(a) की ही सप्लाई होती है। आप अपने आसपास जितने भी जगह पर जीएसटी देते हैं, हर जगह पर 99% आपको ये 5 पैरामीटर पूरे मिलेंगे। ठीक, बट 7(1)(b) क्या है? ये खास है, आम नहीं है, ये खास है। क्या खास है? इट डिफाइंस इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगेंस्ट कंसिडरेशन। देखिए, कौन से पैरामीटर का एक्सेप्शन है? बिजनेस वाले का, यानी बिजनेस है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन बाकी के पैरामीटर पूरे होने चाहिए। यानी कंसिडरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए। अगर हम 7(1)(b) की सप्लाई की बात करेंगे तो कंसिडरेशन होना ही चाहिए। whether in course of business or not। ठीक है, whether in course or furtherance of business or not, चाहे सप्लाई इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। है, अभी समझ में आ जाएगा, अभी एग्जाम्पल कर देना, समझ में आ जाएगा। फिर स्टिल डाउट हो तो पूछना। इसीलिए 12 मिनट पहले आना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ 7(1)(a) ने हमने कल कर लिया ना। अब हम अगली से सप्लाई की बात करें, 7(1)(b) की बात करें। तो 7(1)(b) में जो सप्लाई है, इसे मैंने क्यों बोला खास? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई के साथ 5 नहीं 4 ही पैरामीटर पूरे होते हैं। ठीक है, अब हम एक, ये आप लिख लीजिए, फिर आई विल शेयर वन एग्जाम्पल विद यू। लिख लिया? इतना नोटेड? हाँ, प्रगति और
उन्नति। ठीक, दो है ना, दो लोग हैं, एक प्रगति है और एक उन्नति है। अब ये जो प्रगति है वो हाँ इंटेलिजेंट तो वो है, आर्किटेक्ट है बाय प्रोफेशन। प्रगति इज अ आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट समझते हैं क्या करता है? हाँ हाँ, घरों का डिजाइन करता है, छत किधर होनी चाहिए, बालकनी किधर होनी चाहिए, किचन किधर होनी चाहिए, ये काम कौन करता है? आर्किटेक्ट करता है। और उन्नति, ठीक है, ये जो उन्नति है और मतलब प्रगति है, ये कहाँ रहती हैं? यूएसए में, ठीक है, अमेरिका में रहती हैं। और जो उन्नति है वो कहाँ रहती है? कहाँ? इंडिया में। और इंडिया मतलब जयपुर, ठीक है। इंडिया जयपुर, ठीक। और ये जो प्रगति है ये किसका आर्किटेक्चर कराना चाहती हैं? अपने घर का, सॉरी, उन्नति जो है वो अपने घर का आर्किटेक्चर करवाना चाहती हैं फ्रेंच आर्किटेक्चर के बेसिस पे, ठीक है, फ्रेंच आर्किटेक्चर के बेसिस पे। और चलिए इनको ना यूएसए की नहीं, फ्रांस कर देते हैं, फ्रांस, ठीक है। फ्रेंच आर्किटेक्चर, फ्रेंच आर्किटेक्चर बड़ा डिफरेंट होता है, मतलब जैसे फ्रांस की कैपिटल क्या है? श्योर? पेरिस, ठीक है। तो जो पेरिस है उसे सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है और दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से पेरिस एक है, ठीक है, बहुत सुंदर है। तो जो ये फ्रेंच आर्किटेक्चर है वो अक्रॉस दी वर्ल्ड बड़ा फेमस है। और इंडिया में भी एक जगह है जहां पर फ्रेंच आर्किटेक्चर से घर वगैरह सब बने हुए हैं, पूरा शहर ही वैसा है, पता है आपको? नहीं, यहां तो मैं गई हूं, पेरिस तो मैं गई हूं, पर एक इंडिया वाली शहर में नहीं गई हूं। और इंडिया वाला शहर है वो दैट इज मेरी टू डू लिस्ट में, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी को इंडिया की फ्रेंच टेरिटरी कहा जाता है। इज इट अ फ्रेंच टेरिटरी ऑफ इंडिया? क्योंकि जब फ्रेंच वहां से गए थे तो अपना आर्किटेक्चर वहां छोड़ गए थे। तो आई हैव नॉट बीन पांडिचेरी, बट ऐसा कहा जाता है कि वो फ्रेंच आर्किटेक्चर के बेसिस पे बना हुआ है। और खास बात होती है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बना होता है, सुंदर भी बहुत, खूबसूरत बहुत होता है। तो ये उन्नति है, ये अपना घर बनवाना चाहती हैं और फ्रेंच आर्किटेक्चर के बेसिस पे बनवाना चाहती हैं। सर्विस देने वाली प्रगति कहां बैठी है? फ्रांस में। और सर्विस लेने वाली उन्नति कहां है? यानी सप्लायर ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया, है ना, सप्लायर ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया। और रिसिपिएंट और सर्विस विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, विद इन इंडिया। तो जब इंडिया के बाहर से इंडिया में सर्विस ली जाएगी तो इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। जब गुड्स मंगाते हैं तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और जब सर्विस मंगाते हैं तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कौन सा लॉ लगता है? कस्टम लॉ। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे क्या लगता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे लगता है जीएसटी लॉ, ठीक ठीक। और जो उन्नति है वो इनको कंसिडरेशन दे रही हैं $10,000। हाँ, $10,000 का क्या है? कंसिडरेशन, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई? इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगेंस्ट कंसिडरेशन। अब हो क्या रहा है, ये जो उन्नति है ये अपना घर इंटीरियर आर्किटेक्चर करवाना चाहती है, उसकी मैपिंग करवाना चाहती हैं। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो है वो कवर्ड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। ये जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है ये 9 सबसेक्शन 3 में कवर होता है। कल हमने बात की थी 9 सबसेक्शन 3 किसका सेक्शन है? रिवर्स चार्ज। 9 सबसेक्शन 3 किसका सेक्शन है? आरसीएम का।
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। ठीक है, अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जब लगता है, ये मैं और आप डिसाइड नहीं करते, 9 सबसेक्शन 3 डिसाइड करता है। 9 सबसेक्शन 3 ने ये बोला कि अगर इंडिया में, क्या बोला, अगर इंडिया में कोई भी सर्विस इंपोर्ट हुई तो वो किस में कवर होगी? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, अभी मुझे बता दो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, हु इज liable to pay GST to the गवर्नमेंट? कौन होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लाइबल टू पे जीएसटी। अब मुझे एक बात और बता दो कि जिस व्यक्ति पे गवर्नमेंट ने जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी डाल दी उसे क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति, वेरी गुड, उसे क्या कहते हैं? टैक्सेबल पर्सन। क्योंकि टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? हु इज लाइबल टू पे जीएसटी टू दी एज पर जीएसटी लॉ। तो यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन कौन है? उन्नति, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। और टैक्सेबल पर्सन बनने के लिए कांटों के रास्ते से गुजरना होता है। क्या करना होता है टैक्सेबल पर्सन? क्या लेना पड़ता है? हैज टू रजिस्टर अंडर जीएसटी लॉ। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उनकी इच्छा है क्या? क्या इनका टर्नओवर क्रॉस हो रहा है? नहीं, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? टर्नओवर बेस रजिस्ट्रेशन या ट्रांजैक्शन बेस? वॉलेंट्री और कंपलसरी? वेरी गुड, ठीक, तो हम इसे क्या कहेंगे? इट इज अ ट्रांजैक्शन बेस्ड कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कहानी समझ में आई? क्योंकि 9(3) कहता है कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, उन्नति को जीएसटी पे करना पड़ेगा, उन्नति को टैक्सेबल पर्सन बनना पड़ेगा, इसीलिए उन्नति को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यहाँ पे बात समझिए, उन्नति को क्या करवाना पड़ेगा? जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और याद है आपको, मैंने उस दिन कहा था कि सेक्शन 24 है ना, एक क्राइटेरिया डिसाइड करता है, एक लिस्ट डिसाइड करता है कि किन किन लोगों को ट्रांजैक्शन बेस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एक एग्जांपल मैंने क्या दिया था? ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। इसी तरीके से जिन लोगों के ऊपर गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत लायबिलिटी डाल दी, उनका टर्नओवर नहीं देखते, उनको मैंडेटरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना, यानी जो लोग आरसीएम में कवर होते हैं मैंडेटरीली उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये कहाँ लिखा है? ये मेरा और आपका ख्याल नहीं है। इस यहां तक की स्टोरी में कोई डाउट? जैसा जैसा मैंने नोट किया है आप भी वैसा वैसा कर लो। लिख लो, क्योंकि वो एग्जाम्पल से आप ये लाइन डायग्राम फ्लो कर पाओगे ना, इसलिए लिख लो। अच्छा, एक सेकेंड, ये लीजिए। बोलो भाई, मैंने आपके मुंह का टेप हटा दिया। यस, हाँ जी प्रदीप। हाँ, हाँ, तो मैम अगर मैंने उसे ऐसे ही मतलब जैसा फ्रेंडली अगर उसे कोई सर्विस देगी तो मैम मेरे को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि मैम मैं सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूँ। अभी ना आप अगले 5 मिनट रुको, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है ना? इंस्टेंट आंसर है नहीं प्रदीप, इंस्टेंट आंसर है नहीं। वो क्यों नहीं, अभी हम बात करेंगे, है ना? जस्ट होल्ड फॉर 5 मिनट्स। ये नोट कर लीजिए इसी तरीके से। हाँ, अभी कर लो ना, मतलब स्क्रॉल अप करूं?
अच्छा यहाँ से कर रहे हो। एग्जाम्पल लिखना है उसको। जी भाई बस गुस्सा नहीं करते ज्यादा, गुस्सा नहीं करते। हाँ कोई बात नहीं। क्लास में कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना है, मतलब लगातार आते रहिए। आपकी एक भी क्लास स्किप होगी तो जीएसटी आपके लिए हेलीकॉप्टर बन जाएगा। भारी भरकम में बहुत सारा है। कौन से? फ्रांस, फ्रांस, फ्रेंच लिख लो, फ्रांस लिख लो। हो गया? हाँ बस। अरे नवीन, कितने दिन आज रोज आ रहे हो क्या आजकल आप? अच्छा हाँ, अच्छा ओके ठीक है। बढ़े आगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एक बात बताइए, जब हम 7(1)A पढ़ रहे थे, यानी जब हम इच्छाधारी नागिन की बात कर रहे थे और हमने उनके साथ 5 पैरामीटर पूरा करने के लिए बोला था, तो उस समय पे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस पर्पस किसके लिए देखा जाता था? किसको बिजनेस पर्पस के लिए सप्लाई करनी चाहिए? टैक्सेबल, हम क्या बोलते थे? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस अगेंस्ट कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बाय टैक्सेबल पर्सन। यानी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का पर्पस किसके लिए देखा जाता था? किसके लिए? टैक्सेबल पर्सन के लिए। ठीक है, इस केस में हु इज द टैक्सेबल पर्सन? रिसिपिएंट। यहां पे टैक्सेबल पर्सन कौन है? रिसिपिएंट। टैक्सेबल पर्सन इज इक्वल्स टू रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। मुझे बताइए, क्या इस केस में टैक्सेबल पर्सन का बिजनेस पर्पस है क्या? क्या सर्विस लेने का बिजनेस पर्पस है क्या? नहीं है ना। सर्विस लेने का बिजनेस पर्पस नहीं है, क्योंकि बिजनेस पर्पस किसके लिए देखा जाता है? टैक्सेबल पर्सन के लिए। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में हु इज द टैक्सेबल पर्सन? रिसिपिएंट। ठीक है, बट यहां पर रिसिपिएंट जो है वो सर्विस इंपोर्ट कर रहा है, मतलब कर रही है अगेंस्ट कंसिडरेशन, बट नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस। ये सब आप दिल से बात मानते हैं कि उन्नति बिजनेस पर्पस के लिए सर्विस इंपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, यानी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन है, बिजनेस पर्पस नहीं है। तीनों बातें पूरी हुई। अब आप देखिए,
जब मैंने आपको सेक्शन 7(1)(b स्टार्ट किया था तो मैंने क्या बोला था, 7(1)(b में हम सप्लाई किसे कहते हैं, इंपोर्ट ऑफ अगेंस्ट वेदर इन कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट। इस केस में बिजनेस पर्पस नहीं है, हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, बिजनेस पर्पस नहीं है। जैसे ही ये तीनों बातें पूरी हो जाएगी हम इसे क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे, सप्लाई। तीन बातें पूरी, कौन सी तीन बात 7(1)(b में, पहला नंबर 1 इंपोर्ट ऑफ सर्विस, नंबर 2 कंसिडरेशन, ठीक है, नंबर 3 चाहे वो बिजनेस पर्पस हो या नहीं हो। जैसे ही ये तीन बातें पूरी हुई दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए, सप्लाई। सेक्शन 7(1)(b ये आम नहीं है, ये खास है, ठीक है। यानी उन्नति के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सप्लाई है या नहीं है, उन्नति के पॉइंट, क्योंकि टैक्सेबल पर्सन कौन है, उन्नति। उन्नति सर्विस इंपोर्ट कर रही है अगेंस्ट कंसिडरेशन और बिजनेस पर्पस नहीं है। सो फॉर द पर्पस ऑफ उन्नति इसे मैं क्या कहूंगी, इट इज सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(b, इट इज अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(b। इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बताइए, कुछ कंफ्यूजन, ये लिख लीजिए, फॉर द पर्पस ऑफ उन्नति इट इज अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(b, ठीक है। देखिए 4 पैरामीटर पूरे होते हैं ना, सर्विस इंपोर्ट हो रही है, कंसिडरेशन है, बिजनेस है तो ठीक है, नहीं है तो, बिजनेस नहीं है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों करवाएंगे, ठीक है। देखिए क्यों करवाएंगे, क्योंकि जीएसटी किस पे लेवी होता है यश, सप्लाई पे। सप्लाई क्या होगा ये कौन बताएगा, या तो 7(1)(a बताएगा या 7(1)(b बताएगा। अगर आप 7(1)(a या b या c के चक्रव्यूह में फंस गए तो हम उसे क्या कहेंगे, दुर्घटना घटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और अगर दुर्घटना घटी तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई। और अगर सप्लाई मान लिया तो जीएसटी लेवी होगा। यानी आपको किस चीज को सप्लाई मानना है, किस चीज को सप्लाई नहीं मानना है, ये मेरी और आपकी इच्छा पे निर्भर नहीं करता। जो चीज 7(1)(a में फिट बैठे या 7(1)(b में फिट बैठे या 7(1)(c में फिट बैठे, तो उन्नति के द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन किस क्राइटेरिया में फिट बैठता है, 7(1)(b में, इसीलिए इसे सप्लाई मानेंगे, इसीलिए जीएसटी लेवी होगा। हाँ बिल्कुल, जीएसटी लॉ सेक्शन 24 ये कहता है कि इफ यू आर इंपोर्टिंग सम सर्विस यू नीड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। याद है हमने बिजनेस की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, कंटिन्यूटी हो या ना हो, रेगुलरिटी हो या ना हो। तो किसने बोल, तो हु सेड कि इंडिविजुअल को जीएसटी नहीं देना होता, हाँ, कौन बोलता है इंडिविजुअल को जीएसटी नहीं देना होता। आपको डॉक्टर ने कहा था आके फ्रेंच आर्किटेक्चर करवाओ, करवाओ, आपकी इच्छा है। अगर आपकी इच्छा है तो फूल के साथ कांटे भी, और वो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप इंडिविजुअल हो, फर्म हो, ये हो वो हो। आपको मतलब उन्नति से हमदर्दी हो रही है, बेचारी एक आर्किटेक्चर करवा रही है और उस पे जीएसटी लगा रहे हो मैडम आप तो। देखो रूल नंबर 1, जीएसटी लेवी होने के लिए सप्लाई होना चाहिए। अब सप्लाई कब होगा, जब ये क्राइटेरिया फिट बैठेंगे। तो इस केस में 7(1)(b का क्राइटेरिया फिट बैठता है, ठीक है। कुछ और डाउट, क्यों क्यों
पुरानी यादों पे जाओ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको लेना होता है? टैक्सेबल पर्सन को। टैक्सेबल पर्सन कौन होगा? आप और मैं डिसाइड करें? जीएसटी लॉ डिसाइड करेगा। जीएसटी लॉ ने बोला कि इंपोर्टर ऑफ सर्विस, तुमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना तो करवाओ, क्योंकि तुम टैक्सेबल पर्सन हो। ठीक है, अभी ये ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगेगा। ठीक, केस 2 देखिए, इन केस लिखेंगे आप भी, उन्नति इंपोर्टिंग सर्विस अगेंस्ट consideration in case unnati importing service against consideration for business purpose। यानी उन्नति अब अपने घर का आर्किटेक्चर नहीं कराना चाहती है, कहां का कराना चाहती है? ऑफिस का, फैक्ट्री का, ठीक है, अपनी बिजनेस प्रीमाइसेस का। फिर आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? ये बिजनेस के लिए सर्विस इंपोर्ट हो रही है या अदर देन बिजनेस? बिजनेस के लिए। बट 7(1)(b) में हमने 3 चीजें पढ़ी थी। पहला, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन है, वेदर इन कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट। पिछले एग्जाम्पल में बिजनेस पर्पस नहीं था, इस एग्जाम्पल में बिजनेस पर्पस है। बट 7(1)(b) का क्राइटेरिया फिट होता है ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगेंस्ट कंसिडरेशन, चाहे आप बिजनेस के लिए इंपोर्ट कीजिए या नहीं। ठीक है, इस केस में भी उन्नति इज टैक्सेबल पर्सन। खुशी, ये किसने डिसाइड किया, मैंने या आपने? नहीं, 9 सबसेक्शन 3 ने। तो फिर क्या करना पड़ेगा? जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कैसा? ट्रांजैक्शन बेस्ड। ट्रांजैक्शन सेक्शन 24 ये कहता है कि जिस भी व्यक्ति को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करना है, गवर्नमेंट ने उसके कंधों पे जिम्मेदारी डाल दी, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। पूछो। ये मैं और आप डिसाइड नहीं करेंगे ना। गवर्नमेंट क्यों, देखिए, क्यों नहीं दे गवर्नमेंट, क्यों नहीं ले आपसे? आप मुझे एक बात बताइए, ये कहां, एक बात बताओ, आप जब अपने घर का राशन खरीद के लेके आते हो, ग्रीन टी खरीद के लेके आते हो, वो कुकीज बिस्किट चॉकलेट्स खरीद के लेके आते हो, बोलोगे मैं खा रहा हूँ चॉकलेट, मैं वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट कर रहा हूँ डेयरी मिल्क, है ना, आपको मेरी खुशहाल जिंदगी से गवर्नमेंट कोई प्रॉब्लम है? क्यों लगा रहे हो जीएसटी? सुनिए 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 मेरी बात, बिल्कुल आपके पॉइंट पे मैं आती हूँ। यानी आप सर्विस आप गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए कंज्यूम कर रहे हो या बिजनेस पर्पस के लिए? जीएसटी लॉ को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता, अल्टीमेट कस्टमर पे बर्डन आता है। हाँ यश, अब पूछो आपका डाउट। क्यों? सुनिए, इस केस में मान लीजिए आप जीएसटी ऑफिसर हैं, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रही है, आपको एक टिकट करा दें पेरिस का, भाई एफिल टावर भी देखिए आना, और वो प्रगति मैडम से मिलिए आना, और आते आते जीएसटी भी ले आना। क्या गवर्नमेंट के लिए ये फिजिबल है कि कोई व्यक्ति जो आउटसाइड इंडिया बैठा हो उससे जीएसटी रिकवर कर ले? प्रगति का बिजनेस है, पर क्या प्रगति से गवर्नमेंट जीएसटी रिकवर कर सकती है? क्या फिजिबिलिटी है क्या? नहीं। फिर तो यश बोलेंगे मैं तो टिकट करा दो, मैं तो वहीं जाके ले लूंगा, मैडम से भी मिल आऊंगा, है ना, और वापस आ जाऊंगा। गवर्नमेंट तो रिकवर करना चाहती है, और अल्टीमेट बर्डन किस पे डालना चाहती है? कस्टमर पे, सप्लायर पे नहीं, एंड कंज्यूमर पे। अब गवर्नमेंट बड़ी लालची है, बड़ी सेल्फिश है, बोले कान ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, जीएसटी चाहिए। इस केस में सप्लायर से जीएसटी वसूल करना गवर्नमेंट के लिए फिजिबल, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? बोले तुम जमा करा दो ऐसा। बोले ये प्रगति उन्नति का गेम तुम खेलते रहो, दोनों बढ़ो, सबका साथ सबका विकास, बहुत अच्छी बात है, पर हमको
उन्नति तुम दे दो, क्योंकि प्रगति तो हमारी अप्रोच में, दिस इज द रीजन। इसीलिए गवर्नमेंट ने रिसिपिएंट को जिम्मेदारी दी। एक सेकेंड, हमेशा जीएसटी का बर्डन किस पे आता है? यश, कस्टमर पे आता है। मैं आपको जीएसटी दूं, आप गवर्नमेंट को दो। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला? ये मनीष ना बिल्कुल बेकार आदमी है, फ्रॉड है, कि कोई हमको पैसे नहीं देने वाले। सोनल आप तो ना अपना खुद ही जमा करा दो। बर्डन तो मैं ही बेयर कर रही हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट जा रही हूँ, वहां पे मैं आपके वाया मीडिया जा रही हूँ। एक ही बात है ना। गवर्नमेंट को जीएसटी चाहिए या तो आपके थ्रू, मेरे से। बर्डन तो अल्टीमेटली हमेशा मुझ पे ही आना है ना, रिसिपिएंट हूं। हाँ जी बोलिए गोपाल। जैसे कोई फॉरेन में कोई इंसान है, वो इंडिया में किसी इंसान को गिफ्ट जीएसटी लागू होगा। गिफ्ट बेटा सर्विस नहीं होती है ना, है ना। शब्दों पे जाओ, क्या लिखा है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। प्रगति आपको गिफ्ट दे दे, जीएसटी लॉ कहता हमें इससे लेना देना नहीं, कस्टम वाले देखेंगे, वो गुड्स है। यहां पर 3 क्राइटेरिया फिट होने चाहिए। पहला, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। दूसरा, तीसरा, बिजनेस हो चलेगा। ठीक है, अभी डन। अब अभी कन्विंस्ड हो? कुछ और डाउट है यश? अच्छा, अब है ना, ये इतना लिख लिया आप लोगों ने। अब आपने एक नाम सुना है, मेट गाला? हाँ सलोनी बताओ ना जरा, क्या होता है मेट गाला? क्या? अरे बस मेरे को ही बोलना है, और जब मैं पूछूं तो आपको बोलना है, बाकी सहेलियों वाली बातें नहीं करनी है। करिश्मा, हम ना 21वीं सदी में जी रहे हैं। कृष्णा हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कैसे रहना है, इट इज ऑल। ओके ठीक है, कोई नहीं, ओके ओके गॉट इट। ठीक है, अभी ये जो मेट गाला था, आज के 2 साल पहले प्रियंका चोपड़ा का एक लुक बहुत ट्रोल हुआ था। मुझे भी नहीं समझ, मैंने भी देखा था, है ना। तो मैं तो थोड़ा जीरो हूं ये सोशल मीडिया के चक्कर में, और मुझे उसी समय पता चला था ये मेट गाला भी कोई चीज होती है। और प्रियंका चोपड़ा के लुक को बहुत ट्रोल किया गया था, किसी को समझ में नहीं आया ये क्या दिखना चाहती हैं, ठीक है। और हाँ सुनिए, और ये जो हमारे बबलू हैं, ही इज अ बिग फैन ऑफ प्रियंका चोपड़ा, बहुत बड़े फैन है प्रियंका चोपड़ा के, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा को ही पूरे दिन सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहते हैं। तो अब जो कहीं से नहीं मिलता वो कहां से मिलता है? गूगल से, है ना। और ये हमारे बबलू, ठीक है। अभी बबलू ने क्या सोचा कि प्रियंका चोपड़ा का मेट गाला का लुक क्या है, ट्विटर पे क्या लोग कमेंट कर रहे हैं, है ना, और उनके डिजाइनर ने क्या सोच के उनको वो लुक दिया, वो ये सब जानना चाहते। जान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बबलू ये सेवाएं, ये सब जानने की सेवाएं कहां से लेंगे? गूगल से लेंगे, गूगल बाबा से लेंगे, गूगल से लेंगे। सो गूगल बबलू को क्या दे रहा है? कोई गुड्स दे रहा है? सर्विस। इस बात से सब कन्विंस्ड हैं, गूगल बबलू को क्या देता है? सर्विस, ठीक है। और गूगल कहां है? आउटसाइड इंडिया। और हमारे भोले बबलू कहां है? इंडिया में। तो बबलू के लिए ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है या नहीं है? इस बात में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। बबलू के लिए ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है।
बबलू इसके बदले में क्या कुछ कंसिडरेशन देते हैं क्या? अच्छा, पहली बात, हु इज अ सप्लायर ऑफ सर्विस? गूगल। और बबलू कौन है? रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। क्या ये सर्विस इंपोर्ट अगेंस्ट कंसिडरेशन है क्या? कंसिडरेशन किसको देते हैं? सर्विस देने वाले को या सड़क चलते किसी भी को? यहां पर हु इज सप्लाइंग सर्विसेज? गूगल। क्या बबलू गूगल को कंसिडरेशन देते हैं? नहीं। जो नेट का रिचार्ज आप कराते हो वो आप बीएसएनएल को देते हो, एयरटेल को देते हो, और वो आपको क्या सर्विस देता है? टेलीकम्युनिकेशन, है ना, वो अलग सर्विस है। यहां पर हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं और कंसिडरेशन भी नहीं है। बबलू क्या कोई फैशन मैगजीन के राइटर है? नहीं, बबलू भोले हैं, बेचारे हैं, ठीक है, वो तो खुद ही अपने पर्सनल इंटरेस्ट से प्रियंका चोपड़ा के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस ऐसा लिख दूं, नॉट इन कोर्स ऑफ, ठीक है, सर्विस इंपोर्ट हुई, सप्लायर ऑफ सर्विस को कोई कंसिडरेशन नहीं दिया और बिजनेस पर्पस भी नहीं था। ये सब तीनों चीजें आपको ठीक लग रही है अपेरेंटली? कुछ कंफ्यूजन? देते हो गूगल को कोई पैसे देते हो? नहीं देते हो, फ्री में जानकारी मिलती है ना, आज की डेट में तो फ्री में जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, हाँ बोलिए। हाँ, प्रगति भी अपना बिजनेस ही तो कर रही थी, सब सर्विस देने वाले अपना बिजनेस ही करते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि इस केस में मोनिका, क्या बबलू सप्लायर ऑफ सर्विस को कंसिडरेशन दे रहा है क्या? नो मैम, डायरेक्टली नहीं दे रहा, इनडायरेक्टली भी नहीं दे रहा बेटा। आप गूगल को कुछ नहीं देते हो, नेट चार्ज गूगल करके देता है क्या? या बीएसएनएल, एयरटेल, एयरसेल, वोडाफोन करता है? यस मैम, तो वो आपको टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस देते हैं, हाँ, इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते आपको कोई, ठीक है मोनिका? गूगल का सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? गूगल का सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? एडवर्टीजमेंट होगा, ठीक है। जहां जिनका वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो गूगल को पैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल करिए सीएमए कोचिंग इन इंडिया, ठीक, हाँ, गूगल एडसेंस आते हैं। अब ये मुझे अपना नाम सबसे ऊपर लेके आना आता है हमारा, ठीक है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? हमें पैसा देना पड़ेगा गूगल एडसेंस के लिए। लेकिन क्या आपको पैसा देना पड़ता है सीएमए कोचिंग इन इंडिया ढूंढने के लिए? आप गूगल को कुछ नहीं दे रहे हो। तो हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं? सप्लायर ऑफ सर्विस और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस के बीच में। यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? गूगल। और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है? बबलू। नो कंसिडरेशन, नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। चलिए, क्या 7(1)(b), यश सवाल आपसे है, क्या 7(1)(b) अट्रैक्ट होगा क्या? क्यों नहीं होगा यश? कंसिडरेशन नहीं है। यानी पहला क्राइटेरिया क्या था? इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है या नहीं है? है। कंसिडरेशन नहीं है। नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस, ये वाला पैरामीटर है या नहीं है? है, ठीक है। तीनों पैरामीटर पूरे होने चाहिए 7(1)(b) लगने के लिए। यहाँ पे कितने पैरामीटर पूरे हो रहे हैं? 2। अभी प्रदीप आपने मुझसे ऐसा ही कुछ सवाल पूछा था, है ना? अब आपका डाउट हम कंटिन्यू करेंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन नहीं है, नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 7(1)(b) लगने के लिए तीनों क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए। क्या यहाँ तीनों क्राइटेरिया पूरे होने? नहीं। तो इस एक्टिविटी को हम सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(b) नहीं बोलेंगे। जब सप्लाई ही नहीं है तो क्या जीएसटी लगेगा?
जीएसटी लेवी नहीं। अब जब जीएसटी ही लेवी नहीं हो रहा तो मैं पे करूं या आप पे करो, बबलू करे, बबली करे, XYZ करे, इस बात से कोई मुद्दा? क्योंकि लेवी होगा तो हम पेमेंट की बात करेंगे। यहां तो जीएसटी लेवी होता ही नहीं है, तो न कोई फॉरवर्ड चार्ज और न कोई रिवर्स चार्ज, ना कोई फॉरवर्ड चार्ज ना कोई। अभी प्रदीप आप कुछ पूछ रहे थे, इसी से रिलेटेड पूछिए। तो वैसे डाउट तो क्लियर हो गया, बट मैं मेरा डाउट ये था कि जैसे कि वो मेरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये थोड़ी देगा तो ऑप्शन देगा, कंसीडरेशन तो हो रहा है। अब बताओ ना, देखिए सप्लाई, हमने कंसीडरेशन पढ़ा। कंसीडरेशन जब आप किसको दोगे? रिसिपिएंट ऑफ सर्विस सप्लायर को देगा। क्या आप गूगल को कोई पैसा दे रहे हो क्या? नंबर 1 दे रहे हो क्या प्रदीप? क्या आपने किसी ब्रांड को बोला कि आप दे दो? ना आप दे रहे हो ना आपके बिहाफ पे कोई दे रहा है। तो आप जो सर्विस ले रहे हो वो कैसी है? फ्री। आपके लिए सर्विस क्या है? फ्री। आप पूरे दिन फेसबुक स्क्रॉल करते रहते हो, मतलब वो जिंदगी गुलजार रहे हो उस फेसबुक के कारण, है ना, डिप्रेशन में आ जाए इंस्टा, फेसबुक, व्हाटएवर, है ना, फ्री में है। जिस दिन दूसरों का स्टेटस देखने के लिए और दूसरों की पिक्स देखने के लिए पैसा लगने लगा ना, उस दिन नहीं देखेंगे। बोले सेलेक्टेड लोगों की देखनी है अब हमें, पर अभी तो दुनिया जान की देखनी है। अब स्पेशल लोगों की देखनी, अभी तो दुनिया जान की देखनी है। तो प्रदीप, सर्विस देने वाले को सर्विस लेने वाला कंसीडरेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, मुद्दा इस बात का है। ओके, अब गूगल को किससे मिलता है? आपको लेना देना नहीं उससे, गूगल को किसी और से मिलता है, वो उन दोनों के बीच की बात है। अपन अपनी बात करें, ठीक है, हम नहीं दे रहे। नोटिंग कोर्स हो या ना हो, लेकिन ये कंसीडरेशन और इनपुट ऑफ सर्विस जरूरी है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बिजनेस पर्पस हो या नहीं हो चलेगा, लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड, अपना माइक ऑफ कर लीजिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड कंसीडरेशन होना ही चाहिए। अगर कंसीडरेशन नहीं तो 7(1) नहीं, मस्ट है कंसीडरेशन। और पूछिए गोपाल। मैम, हाँ जी भावना बोलो। मैम जो गूगल प्ले स्टोर है उसमें तो मैम कुछ लाइक कोई ऐप होगा, कोई बुक्स होगा, इसमें तो मैम कंसीडरेशन पे करना होता है। जब आप कंसीडरेशन पे करते हो ना, तो इट इज, यूट्यूब पे प्रीमियम लेते हैं तो वो जीएसटी में होता है वहां पे, होता है वहां पे जीएसटी। तब मैम हम जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं कोई एप्लीकेशन का तो वहाँ पर जीएसटी होता है। डिपेंड करता है वो फ्री है नहीं है। और यहाँ पे ना देखो मोनिका, एक बात पे आप फोकस करो, हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं, यानी सर्विस देने वाला कहां बैठा हो? इंडिया के बाहर, ठीक। कल हम मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे, तो आप अपना मॉड्यूल लेके आएंगे, है ना, स्टडी मटेरियल आप अपना लेके आएंगे, क्योंकि हम स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करेंगे। हाँ बोलिए मोनिका। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना वो कौन सा स्टडी नोट है? हम स्टडी नोट 3 पढ़ रहे, 2 स्टडी नोट 2। अरे अब आप